बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 30 तारीख़ है नवंबर की और सुबह के वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक लगभग 8-9 बजे का टाइम है जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे। इमरान खान साहब के बारे में मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कुछ खदशात हैं जिनका मैं इजहार करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने रब्ता किया है और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिस्टम के अंदर उठते बैठते हैं। उन्होंने कहा कि जी 2 चीज़ों का खदशा है। अच्छा, इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता खबर को, लेकिन हालात वाक़यात ये बता रहे हैं कि ये सिस्टम कुछ भी कर सकता है। वजह यह है कि अगर स्ट्रेट बुलेट चलाई जा सकती है, डायरेक्ट गोली मारी जा सकती है, तो कुछ भी किया जा सकता है। अब जो मैं इमरान खान साहब के खदशात पे बाद में आता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो अब मनाजिर और वीडियो सामने आ रही हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, वो दिल दहला देने वाली हैं। जिस तरह अस्पताल के फर्श के ऊपर पड़े हुए हैं लोग, जिस तरह वहाँ पे साइडों पे यानी बेड मौजूद नहीं थे और इतनी बड़ी तादाद में ज़ख्मी पहुँचे थे जिनको बुलेट इंजरी थी, यानी उन्हें रियल बुलेट्स लगी हुई थी, गोलियां लगी हुई थी। और ये लोग जो वहाँ पहुँचे अस्पताल में, इनकी गोलियां डॉक्टर्स ने निकाली हैं, सर्जरीज की हैं, डॉक्टर ने बाकायदा इंटरव्यू करके बताया है। अब ये जो अब मनाजिर आ रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, जैसे जैसे लोग अपने मोबाइल के अंदर वीडियोज़ निकाल रहे हैं, वैसे वैसे जो है वो सूरत हाल कितनी गंभीर थी उसका अंदाज़ा हो रहा है। पूरी दुनिया में इसके लिए आवाज़ उठ रही है। बरतानिया की पार्लियामेंट में इसके लिए आवाज़ उठी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इसके ऊपर बड़ा कंसर्न और उनका एक स्टेटमेंट भी आया है जो पाकिस्तान में हुआ, स्पेशली जो सहाफ़ियों को अगवा किया जा रहा है, मुतीउल्लाह जान को और शाकिर इवान साहब को। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। यानी वहाँ बरतानिया में भी इस पर आवाज़ उठी, ऑस्ट्रेलिया में भी इस पर आवाज़ उठी, अमेरिका में भी इस पर आवाज़ उठ रही है। और गायबाना नमाज जनाजा अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में और बरतानिया में भी आज के दिन के लिए अनाउंसमेंट किया गया है और मुख्तलिफ ममालिक में गायबाना नमाज जनाजा पाकिस्तानी शहदा की अदा की जा रही है। इमरान खान साहब के हवाले से जो 2 शुबहात हैं, नंबर 1, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। कुछ लोगों का यह मानना है कि इमरान खान साहब को जेल से कहीं गायब किया गया है या इमरान खान साहब को किसी मखसूस हिस्से में ले जाया गया है और वहां पे उनके ऊपर सख्ती की जा रही है या उनको परेशान किया जा रहा है। एक तो नैरेटिव ये है और लोग ये कह रहे हैं कि अब कोई अनाउंसमेंट शायद ऐसी आ सकती है कि इमरान खान साहब का ट्रायल कहीं पे मिलिट्री ट्रायल होगा या कोई और चीज़ होगी। देखिए, इन चीज़ों को चैलेंज किया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन अब आप चैलेंज कैसे करेंगे? वहाँ पे तो एक आईनी बेंच बन चुका है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी बेंच है और वो जो आईनी बेंच है वो हुकूमत की मंशा के मुताबिक है, यानी पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और MQM ने मिलकर वो अपनी मर्जी के जजेस का बेंच बनाया है। वो चीफ जस्टिस भी अपना लाए हैं, उन्होंने बेंच भी अपनी मर्जी का बनाया है। तो वहां पे कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिले? अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे फर्ज करे पाबंदी लग जाती है या गवर्नर राज लग जाता है या इमरान खान साहब को जो है वो मिलिट्री कोर्ट में भेज दिया जाता है, फौज की कस्टडी में दे दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में ये मामला आईनी अदालत में जाएगा। आईनी अदालत को पूरी तरह से हुकूमत के कंट्रोल में है, तो वहां पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए किसी किस्म का भी रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हुकूमत ये कर सकेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अवाम की ताकत अभी भी इमरान खान के पीछे खड़ी है और बैनुल-अक़वामी सतह पे तमाम तंजीमें जितनी भी हैं ह्यूमन राइट्स की, या जितने भी लोग ह्यूमन राइट्स के लिए बात करते हैं, आज़ादी इज़हार राय के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए बात करते हैं, जमहूरियत के लिए बात करते हैं, वो सारे इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी एक और जो शुबा है जिसका इजहार किया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। किसी लेवल के ऊपर यह कहा गया कि एक असेसमेंट की गई है कि अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में किस नौइयत का रिएक्शन होगा, ये किसी को अंदाजा भी नहीं है। ये जिन्होंने भी ये असेसमेंट की है, अगर की है, तो मैं उनको सिर्फ इस पे एक बात बता दूं कि आपको, मुझे और किसी को भी अंदाजा नहीं है कि फिर क्या होगा। इमरान खान इस वक्त कोई 80% पाकिस्तानियों के दिल में है और वो सारे लोग इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि एक दिन इमरान खान बाहर आएगा और इमरान खान उनकी मुस्तकबिल के लिए बेहतरी करेगा। वो सारे इस उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं कि ठीक है, हम अगर अभी आज बाहर नहीं निकलते तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, इमरान खान बाहर आएगा, कोई ना कोई उम्मीद बाकी है उनके दिमाग के अंदर। लेकिन अगर इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता जेल में कुछ हो जाता है या उन्हें कत्ल कर दिया जाता है तो 80% पाकिस्तानियों की उम्मीद टूट जाएगी। फिर इस लेवल का रिएक्शन आएगा कि उसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। इस मुल्क में क्या होगा, किस तरह से होगा, मामला किस नौइयत के होंगे, ये कोई सोच भी नहीं सकता, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो मेरे ख्याल में ये बकवास है और ऐसी कोई चीज़ सोचनी भी नहीं चाहिए और इस तरह का कोई एडवेंचर करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह के 2 खदशात हैं जिनका इजहार किया जा रहा है। एक तो उन्हें गायब किया जा रहा है इमरान खान साहब को, कुछ लोग कह रहे हैं इसीलिए शायद मुलाकात नहीं करवाई जा रही,
इमरान खान साहब के वकला जाते हैं, मुलाकात नहीं करवाई जाती, जो लोग जाते हैं मिलने के लिए नहीं मिलवाया जा रहा। और दूसरा ये खदशे का इजहार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की जान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नाज़रीन, मीडिया जिसको ये सारा मामला उठाना चाहिए था, पाकिस्तानी मीडिया तो मजाक उड़ा रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट है जावेद चौधरी, तलत हुसैन, इन लोगों ने कैसा मजाक उड़ाया लाशों का। यानी आप इनकी वीडियोस निकाल कर देखें, आप कहेंगे यार कोई ऐसा भी हो सकता है, मीडिया या गिद्ध है, ये कैसे लाशों का मजाक उड़ा सकते हैं। जो लोग मारे गए वो रियल बुलेट्स के साथ मारे गए। अब तो ऐसी भी एक वीडियो आई, एक आदमी वीडियो बना रहा था और वीडियो बनाते बनाते अचानक उसके चेहरे के तासुरात बदल गए और वो शदीद तकलीफ में आ गया। उसने कहा जी मुझे गोली लग गई है। उसके बाद दूसरा इंटरव्यू उस आदमी का अस्पताल में से, वो उसमें बता रहा है कि जनाब 6-7 लाशें हैं। वो ये भी बता रहा है कि जी यहाँ पे हमारे बहुत सारे जख्मी हैं, और वो ये भी बता रहा है कि मुझे गोली लगी है। और उसके बाद उसने एक्सरे उठाकर दिखाया कि ये देखें मेरे जिस्म में गोली मौजूद है, और वो गोली दिखाई दे रही थी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो गोली नजर आ रही थी उस एक्सरे के अंदर, वो गोली कोई पिस्तौल की गोली नहीं है, वो कोई रबर बुलेट नहीं है। मैं गोलियों को पहचानता हूं, मैं शिकारी हूं, मैं शिकार खेलता हूं और मैं हंटिंग लॉन्ग रेंज भी करता हूं, तो मैं गोली को पहचानता हूं। वो एसएमजी की गोली है, यानी या तो वो स्नाइपर की गोली है या वो राइफल की गोली है। एक्चुअली वो किसी पिस्तौल की या किसी शॉटगन की गोली नहीं है, वो एक्चुअली राइफल की गोली है जो चलाई गई है और एक मुजाहरा करने वाले शख्स को वो लगी है और बहुत सारे लोगों को लगी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं हमने इतनी सर्जरीज कभी अपनी जिंदगी में नहीं की जितनी हमने उस रात में की है। अभी तक सूरत हाल यह है कि अस्पताल के बाहर रेंजर्स वाले तैनात हैं। सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज करने वाले चले गए। सवाल यह पैदा होता है कि वहां पे अब कोई मौजूद भी नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि इस अस्पताल के बाहर कभी भी ऐसा नहीं हुआ, दहशतगर्दी के वाकयात के बाद भी अस्पतालों के बाहर इस तरह से रेंजर्स को, पुलिस को तैनात नहीं किया गया, लेकिन यहां पे रेंजर्स को तैनात किया गया अस्पताल के बाहर। ये सवालात इंटरनेशनल मीडिया उठा रहा है कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, जबकि डॉक्टर्स ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि हमारे पास से यहां से रिकॉर्ड हुकूमत ले गई है, हमें लोगों का पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया गया। जिन लोगों की लाशें वापस की गई हैं उनके लवाकिन से लिखवा के वापस की गई है कि आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, आपका बंदा जो है वो एक्सीडेंट के अंदर मारा गया है। वहां पे शफीक लुंड साहब की जो नमाज जनाजा हुई जनूबी पंजाब में, उसके अंदर हजारों लोगों ने शिरकत की है। जहां जहां पे नमाज जनाजा हो रही है, लोग बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक 12 अपने जो शहादतें हैं उनको कंफर्म किया है, बाकायदा तस्वीर देके, बाकायदा उनके नाम और उनके इलाकों के नाम बताकर, और उनकी वहां पे नमाज जनाजा भी हुई है। और तमाम नमाज जनाजा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत शामिल हुई है। और वहां के लोग जानते हैं कि ये शख्स डी चौक में एहतजाज के लिए गया था, अब इसकी लाश वापस आई है। हुकूमत जितना मर्जी झूठ बोल ले, लेकिन ये सच अब छुपा नहीं रह सकता। ये पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इस्लामाबाद में उस रात क्या हुआ। मीडिया के सवालात जो अभी पूछे जा रहे हैं मीडिया पे, वो बहुत अजीब है। यानी मीडिया पूछ रहा है कि जनाब आप एहतजाज करने डी चौक क्यों गए। ये क्या सवाल हुआ भाई, कोई भी जा सकता है एहतजाज करने के लिए। और आपकी पार्टी के अंदर इख्तलाफ क्या हो रहा है, यानी कोई जाना चाहता कोई नहीं जाना चाहता, तो एक्चुअली ऑर्डर किसका था, फिर जी फैसला किसका था डी चौक जाने का। ये सवालात मीडिया पूछ के टाइम जाया कर रहा है, विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ना ये डी चौक जाते ना इन्हें गोली लगती। और भाई डी चौक कोई पहली दफा नहीं आया, ये क्या कोई नो गो एरिया हो गया। वो पुरअमन एहतजाज करने आ रहे थे, अब उन्हें गिरफ्तार कर देते। गोली मारने का इख्तियार किसने दिया। पूरी दुनिया के किसी कानून में निहत्ते लोगों को गोली नहीं मारी जा सकती। हत्ता कि अगर किसी शख्स के पास हथियार है उसको भी गोली आप नहीं मार सकते जब तक कि वो आपके ऊपर गोली ना चलाए। किसी एक भी सरकारी आदमी को गोली नहीं लगी, या किसी एक भी जगह से ये रिपोर्ट नहीं हुआ मीडिया के जरिए से कि पीटीआई के लोगों के पास हथियार थे या वो हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। जिसके हाथ में हथियार होता है उसको भी गोली नहीं मारी जा सकती, उसको वार्न किया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। अगर वो गोली चलाए तो फिर उसके ऊपर गोली चलाई जाती है। ये इंटरनेशनली एक सेट पैटर्न है। लेकिन अब मीडिया के सवालात तो ये होने चाहिए थे कि जनाब गोली क्यों चलाई। सवालात तो ये होने चाहिए थे कि एहतजाज का पुरअमन हक जो है वो क्यों नहीं दिया गया। एहतजाज यानी सवालात तो ये होने चाहिए थे ना कि जनाब अब ये पूछते हैं कि गोली किसके हुक्म पर चली और गोली क्यों चली। ये है बड़ा सवाल जिसका जवाब कोई देना नहीं चाहता। अब कुछ नाम सामने आना शुरू हो गए हैं जो लापता हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के बारे में मालूम नहीं है। तारीख में कभी इतने बड़े पैमाने पर एक एहतजाज में से गिरफ्तारियां नहीं हुई। 4000 से ज्यादा लोगों का रिमांड ले लिया गया है। दहशतगर्दी के मुकदमात लोगों के ऊपर दर्ज किए गए हैं। अस्पतालों से और मुख्तलिफ जगहों से जो मजीद वीडियोज आ रही हैं वो परेशान कर देने वाली हैं। आलमी मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। पाकिस्तानी मीडिया की सूरत हाल मैंने आपको बता दी है।
और तहरीक इंसाफ की क़यादत की ये सूरत हाल है कि ये इस्लामाबाद में कुछ लोग मौजूद हैं लेकिन अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, वहां अगर कोई मरीज मौजूद है तो उनसे मिलना चाहिए। और जब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जाएगी अस्पताल में तो लाजमन उनके साथ इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया भी जाएगा। फिर अगर उन्हें दरवाजे पर रोक दिया जाता है, रेंजर्स उनको रोक लेती है या उन्हें पुलिस रोक लेती है या उन्हें वहां से गिरफ्तार किया जाता है तो सुबह उनकी जमानत हो जाएगी। अस्पताल में जाना तो कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। तो अस्पताल जाना, अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना और वहां की सूरत हाल देखना, इसके लिए किसी किस्म की कोई एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं कर रही। ये उन्हें करना चाहिए और डाटा जितनी जल्दी हो वो फराहम करें कि हमारे कितने लोग जख्मी हैं, तहरीक इंसाफ बताए, ये बताए कि कितने लोग शहीद हुए हैं, ये बताए कि कितने लोग लापता हुए हैं, ये बताए कि कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और अब आगे स्ट्रेटेजी क्या है। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, एक फजल रहमान साहब का भी है, दोनों मैं आपको बताता हूं। लेकिन वो जो नमाजी जो नमाज पढ़ रहा था कंटेनर के ऊपर, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम कंटेनर पे नमाज क्यों पढ़ रहे हो। तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। ये साबिर शाकिर साहब ने पिछले दिनों एक ट्रैवल किया था एक शहर से दूसरे शहर, वो ट्रेन पे जा रहे थे बरतानिया में, तो उन्होंने एक वाकया लिखा। उन्होंने कहा जी कि आखिरी स्टेशन पर पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले ट्रेन रुक गई और फिर वक्फे वक्फे से ऐलान होना शुरू हो गए कि ट्रैक खाली नहीं है। तो जब नीचे उतर कर देखा तो एक आदमी अकेला एक पोस्टर पकड़ के ट्रैक के ऊपर बैठा हुआ था और वो ट्रैक खाली नहीं कर रहा था। फिर पुलिस एहलकार भी वहां पे मौजूद थे, सारे उसको मुनाते रहे, किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। मुज़ाकरात के नतीजे में 90 मिनट के बाद, 1.5 घंटे के बाद वो शख्स उठा और उसने ट्रैक खाली कर दिया और मुसाफिर को कुचला नहीं गया। यहां पे लोग कह रहे हैं कि वो कंटेनर के ऊपर नमाज क्यों पढ़ रहा था। और भाई नीचे आंसू गैस की शेलिंग थी, वो 35 फुट ऊपर गया, वहां जरा माहौल बेहतर था, उसने वहां नमाज नहीं ली, कंटेनर खाली थे। जब कंटेनर खाली थे उसने नमाज नहीं ली। उसके बाद जो है वो रेंजर्स वाले आ गए ड्यूरिंग उसकी नमाज, और जब रेंजर्स वाले आए तो उसके बाद बजाय इसके वो इंतजार करते कि नमाज पढ़ ले इसको, उसके बाद हम कहेंगे नीचे उतर भाई या इसको गिरफ्तार कर लेंगे, उसको धकेल के नीचे फेंक दिया। अब ये जो शख्स है इसका नाम है ताहिर अब्बास तारड़। इसके बाजू टूट गए हैं दोनों जी, इसको फ्रैक्चर हुए हैं, इसको और चोटें भी लगी हैं। ये मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया से इसका ताल्लुक है। और चौधरी इम्तियाज साहब जो हैं, हाजी इम्तियाज चौधरी, जिन्होंने पंजाब में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, जिन्हें अगवा भी किया गया था, जिनकी फैमिली को बहुत परेशान किया गया, उनकी एक बुजुर्ग वालदा की वीडियो भी आप देखते रहे हैं, इनके घरों को भी तोड़ा गया है। तो ये हाजी इम्तियाज चौधरी साहब का कारकुन है, उनके इलाके का है ये ताहिर अब्बास तारड़ उर्फ बाबा। और इसको जनाब इसके भाई की एक वीडियो आई है, इसके भाई का नाम है नवीद। अब नवीद जो है वो ताहिर का भाई है। नवीद ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरा भाई और मेरे घर के दीगर लोग, उन्हें अगवा कर लिया गया है, उन्हें उठा लिया गया है और उनका कुछ अता पता नहीं है, उनसे राब्ता नहीं हो रहा। और उसकी वजह यह है कि ये जो वीडियो है नमाज पढ़ते हुए एक शहरी को ऊपर से नीचे फेंकने की, इसने बहुत इंपैक्ट क्रिएट किया है और इसने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। तो इसलिए इसको अगवा किया गया है ताकि इसका कोई स्टेटमेंट ना ले सके और ये मामला यहीं पे दब जाए। लेकिन मामला यहाँ कहाँ दबेगा, इसके अंदर उलमा को रद्द-ए-अमल देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि क्या नमाज पढ़ते हुए एक शख्स के साथ इस तरह का सलूक करना ये जायज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ ताहिर अशरफी से कि वो बहुत बड़े आलिम दीन कहलाते हैं, तो वो ये कहें और बताएं कि एक नमाज पढ़ते हुए शख्स को इस तरह धक्का देकर ऊपर से नीचे फेंक देना, वो इसको जायज़ करार देते हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लेती है और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इसके बारे में क्या फरमाते हैं। नाज़रीन, ये जो कुछ भी हुआ इसकी असल कहानी क्या है, ज़रा इसको थोड़ा सा मैं आपको आज बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुआ ये कि 2.5 साल पहले साजिश के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई। लोगों को बहुत गुस्सा आया, लोगों ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया। फिर बड़ा लंबा अरसा इलेक्शन ही नहीं करवाए गए जानबूझकर, यानी जो ऐसी हुकूमत बनाई गई जो जाली हुकूमत थी, उसके बाद निगरान हुकूमतें आई तो फिर इलेक्शन ही नहीं करवा रहे थे। लोग भरते गए, बहुत परेशान हो गए। फिर यह हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ पांव बांध कर, उनसे इंतखाबी निशान छीन कर, उनके सारे बंदे उठाकर, यानी हर तरह का जो है वो जबर करके इलेक्शन करवाए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर दिया पूरे इलेक्शन में। इसके बावजूद फिर जाली फार्म 47 के ऊपर उनका मैंडेट छीन लिया गया। अब लोग अपना मैंडेट लेने के लिए वापस आए, लोगों ने तमाम दरवाजे खटखटाए, अदालतों में गए, हर जगह पे गए, ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिए गए, रिटायर्ड जज लगा दिए गए, अदालत को ही बदल दिया गया, तमाम हथकंडे अपनाए गए। लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमत आकर बैठी उसने डिलीवर भी नहीं किया। पाकिस्तान की माईशत पूरी तरह तबाह हो चुकी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई अपने उरूज पर है। अब इन सारी चीजों को आप प्लस माइनस करें तो लोग गए खसारे में। अब वो लोग एहतजाज करने के लिए आते हैं और उन पर गोलियां चला दी जाती हैं। अब ये जो जुल्म और तशद्दुद पाकिस्तान में हो रहा है, ये गुज़िश्ता तकरीबन 2.5 साल से हो रहा है
और 2.5 साल से अब तक पाकिस्तानियों ने सुख का सांस नहीं लिया। यहाँ अगवा बराए बयान होते हैं, यहाँ तशद्दुद किया जाता है, लाशें गिरती हैं, औरतों को और बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है, लोगों को लापता किया जाता है, जबरी गुमशुदगियां होती हैं। एक मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है पाकिस्तान में। अप्रैल 2022 से लेकर अब तक लगभग 2.25 साल होने वाले हैं, 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां जो सियासी नौयत की हुई हैं वो इस दौर में हुई हैं। ये है जी सिंपल कहानी। ये सारी एपिसोड इसी के गिर्द घूम रही है कि इमरान खान को नहीं आने देना, हमने इमरान खान को नहीं आने देना, दुनिया इधर से उधर हो जाए। और अब तो डर दुगना हो गया। वजह यह है कि पहले तो इमरान खान साहब के पास एक शहीद था ना, वो उसका हर जगह नाम लेते थे, वो हर जगह कहते थे कि मेरा शहीद, वो हर जगह पे नाम लेते थे जिले शाह का कि ज्यादती हुई बहुत हमारे साथ। अब तो उनके कई लोगों को शहीद कर दिया गया है और अब तो इमरान खान का ये लोग सामना नहीं कर पाएंगे। और इमरान खान साहब किसी किस्म का कंप्रोमाइज करने के लिए फिलहाल अब तक तैयार नहीं है। गंडापुर साहब ने वफाकी हुकूमत के साथ जो है वो और फौज को, वफाकी हुकूमत को और इदारों को मुखातिब किया है अपनी असम्बली में खड़े होकर। उन्होंने कहा गवर्नर राज लगाना है तो लगा दो, इसके बाद तुम हमारे सूबे में नहीं रह सकोगे। ऐसा नहीं है, वो सूबे में ही रहेंगे और गवर्नर राज अगर वो लगाना चाहेंगे तो वो लगा भी देंगे, लेकिन इसका फायदा अली अमीन गंडापुर साहब को होगा, इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा। गो कि उनके पास जो एक सूबे में हुकूमत है वो उनकी चली जाएगी, लेकिन इसके बावजूद वैसे भी वहां पे उनकी हुकूमत किस नौयत की है, कोई काम तो वो खुद कर नहीं सकते, मजबूर है वहां पे। लेकिन एक हुकूमत के कुछ थोड़े बहुत फायदे होते हैं, वो फायदे भी चले जाएंगे, लेकिन इसका सियासी फायदा इमरान खान को और अली अमीन गंडापुर को होगा। और पाकिस्तान में सफोकेशन और पाकिस्तान में जो एक माहौल बना हुआ है ना, घबराहट का, एक बिल्कुल सफोकेट किया हुआ पूरे माहौल को, घुटन का एक माहौल बना हुआ है, वो घुटन पाकिस्तान में मजीद बढ़ जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने खिताब करते हुए हुकूमत को धमकी दी कि इस वक्त से डरो जब हम ये कहेंगे कि हम भी गोली का जवाब गोली से देंगे। अगर तुमने फस्तायत जारी रखी तो फिर हम भी गोली का जवाब गोली से देने के लिए तैयार होकर आएंगे, फिर बताएंगे कि कौन भागता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में आइन की पासदारी का मकसद हासिल करके ही दम लेंगे, हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अवाम अपने हक के लिए आइन के मुताबिक पुरअमन होकर निकले, लेकिन जब यह समझो कि तुम्हारा पुरअमन रहना कमजोरी बन रहा है तो इमरान खान से भी कहूंगा कि आइंदा पुरअमन रहने का ना कहना। उनका कहना था कि एक पुरअमन जमात पुरअमन तरीके से अपने लीडर की रिहाई के लिए निकलती है, पुरअमन एहतजाज के शुरका पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया जाता है। उन्होंने कहा हम कुर्सियों वाले नहीं हैं, गवर्नर राज लगाना है तो लगाओ, क्या हमारा खून सफेद है? दहशतगर्दी का मुकाबला हम करें, गवर्नर राज से डराते हो? चैलेंज देता हूं कि लगाओ गवर्नर राज। अली अमीन गंडापुर को गवर्नर राज इस वक्त सूट करता है, अगर लगेगा भी तो हो सकता है कि कुछ अरसे के अंदर वो खत्म हो जाए, क्योंकि उसके कुछ कानूनी मामला भी होते हैं, वो लगा नहीं रह सकता। तो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर इस वक्त जो बहुत ज्यादा बोझ है, या लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने कारकुनों को छोड़कर दूसरी मरतबा चले गए और कारकुन वहां पे शहीद हुए हैं, तो इसका जो बोझ है वो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर से कुछ हद तक उतर जाएगा। उन्होंने कहा इस्लामाबाद के चौकों पर मुझ पर फायर किए गए, इमरान खान ने हुक्म दिया कि डी चौक पहुंचे, हम पर बराह रास्त कई बार कातलाना हमले हुए, चाइना चौक और डी चौक में फायरिंग की गई। अपनी नस्लों को महफूज करने के लिए हमें इनकलाब लाना होगा। कौम को बताना चाहता हूं कि कुर्सी नहीं, इज्जत और खुददारी चाहिए। वादे रहे कि जुमेरात को हुकूमती ज़राए का बताना था कि वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हमायत की है। फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि डी चौक पर बहुत गलत हुआ, जलसे और एहतजाज को दूसरों के लिए भी हक समझता हूं। क्योंकि देखिए ना, फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर पीडीएम की जमातें जब आई, इमरान खान साहब ने वेलकम किया। ये जब आए, इमरान खान साहब ने इनको फैसिलिटेट किया, किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई, किसी को डंडे और आंसू गैस के शेल नहीं मारे। ये आते थे आराम से, अगर बैठ जाते थे, अपने मुतालबात रखते थे, कुछ मान लिए जाते थे, जो नहीं माने जाते थे तो ये वापस चले जाते थे। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में ये फस्तायत नहीं हुई। हालांकि उनके दौर में भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीडीएम की जमातों के कुछ हद तक पहले शुरू में खिलाफ थी, लेकिन बाद में वो भी पीडीएम की जमातों के करीब चले गए और इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह मुझे समझ आती है, कॉमन सेंस की बात है, वो इमरान खान साहब की नौजवानों में बढ़ती हुई मकबूलियत है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक सेट पैटर्न है कि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी किसी ऐसे सियासतदान को नहीं रहने देती जिसकी अवाम में मकबूलियत बढ़ जाए। अब शाकिर रवान साहब के हवाले से नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि उनका केस लगा लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन उनकी वालदा से धोखे से एक तहरीर ले ली गई है पुलिस की जानिब से और अपनी मर्जी की FIR काटी जा रही है, यानी एक के बाद एक धोखा किया जा रहा है। अभी तक शाकिर महमूद साहब का कुछ नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन उनके बारे में बताया नहीं जा रहा। अदालत ने पीर तक की तारीख दे दी है, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम सहाफ़ियों को जो लाहौर में है। उन्होंने अपना हक अदा किया है, पूरी आवाज़ उठाई है पुलिस के सामने भी, अदालत में भी,
हर जगह पे उन्होंने ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई है और मैं उम्मीद करता हूँ वो आवाज़ उठाने का ये सिलसिला जारी रखेंगे और शाकिर ऐवान जल्द बाजियाब हो जाएंगे। मेरी इस्लामाबाद के सहाफ़ियों से गुजारिश है कि वो तमाम लोग जैसे मुतीउल्लाह जान साहब के लिए आवाज़ उठाई है, इसी तरह वो तमाम लोग पूरे ज़ोर से और ज़ोरदार तरीके से शाकिर महमूद ऐवान साहब के लिए भी आवाज़ उठाएं, जिनके एक ट्वीट ने पूरी हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।